अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ साहब की 6 हफ्ते के लिए ज़मानत मंजूर कर ली। उनके पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी होगी। पाकिस्तान में वो जहां जी चाहे अपना इलाज करवा सकते हैं। और आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने ECL के ऊपर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर नाम था शहबाज शरीफ साहब का, वो नाम हटाने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस शुरू हुए थे उनका अंजाम भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो नैब का जो वजूद है उसके ऊपर सवालात पहले ही अपोजिशन वाले उठाते थे, लेकिन ये केसेस जिस तरीके से अंजाम पजीर हो रहे हैं, नैब की कैपेसिटी के ऊपर भी, उसकी यूज़फुलनेस के ऊपर भी, और उसकी जो कैपेसिटी है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, लाइक एक केस है PKLI का जिसके अंदर काफ़ी तफसील के साथ डॉक्यूमेंटेशन दस्तयाब थी, कॉस्टिंग के इशूज़ भी दस्तयाब थे, लेकिन दे फेल टू डिलीवर, उसमें से कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। साफ़ पानी के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे कि पता नहीं कौन कितने अरब खा गया है। यहाँ से इलेक्शन से एक रोज़ पहले इंजीनियर कमरुल इस्लाम को पकड़ के जेल में डाल दिया था, क्या निकला उसमें से? कुछ नहीं। वो नाम बदल के प्रोजेक्ट PTI मंजूरी की आखिरी स्टेज के ऊपर है, उसी प्रोजेक्ट को कोई अदली बदली नहीं उसमें हुई। इसी तरीके से बेशुमार और स्कीमें हैं जहाँ पर नैब के ऊपर सवालिया निशान है। जिस केस में नवाज शरीफ साहब की ज़मानत आज हुई और रिहाई हुई, उस केस के ऊपर भी JIT ने जो तहकीक की, अगर अदालती फ़ैसले को देखा जाए जो नैब अदालत से फ़ैसले हुए, उस JIT की रिपोर्ट में एक पैरा भी ऐड नहीं कर सकी नैब की तहकीकात। तो नैब जो है बज़ाते ख़ुद एक सवालिया निशान के तौर पर सामने हमारे नज़र आती है। इसके ऊपर ना सिर्फ अपोजिशन की आवाज़ हुकूमत को सुननी चाहिए, बल्कि अपना कल देखते हुए भी उन्हें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज नवाज शरीफ को या किसी और को उस कुटहरे में, कल हो सकता है किसी हुकूमत का कोई बंदा उसी कुटहरे में खड़ा हो। नवाज शरीफ साहब अपनी सफाई में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सके। लंदन के वो अपार्टमेंट इनके थे, ये पनामा पेपर में छपा था, और उसके बाद इस फैमिली ने ये ओन कर लिया कि ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं। ये दस्तावेजी सबूत नहीं दे सके कि ये किस प्रोसेस से इन्होंने हासिल किए थे। नैब वाले ये सबूत नहीं ला सके कि वहाँ जहाँ ये कह देते कि नवाज शरीफ 93 में इस तरीके से पैसा लेके गए थे और उन्होंने ये अपार्टमेंट्स खरीदी थी। दूसरा केस अल अजीज़िया मिल का है जो उनके साहबजादे सऊदी अरब में चलाते रहे हैं, उसकी मनी ट्रेल के ऊपर भी सवालिया निशान ही रहा। ना शरीफ फैमिली दे सकी, ना ही नैब साबित कर सकी। तो यहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो नैब के पास कैपेसिटी उसकी नहीं है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस मिल बैठ के इसका कोई हल निकाल लें तो इन सब की जो इज़्ज़त है वो ये मुंतखब होकर आते हैं। मुंतखब क़यादत है हमारी सियासी जमातों की, उनकी इज़्ज़त इसी में है कि इसकी रिफॉर्म का अमल जो है या इसको मजबूत करने का, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का जो प्रोसेस है उसकी जानब चल पड़े। इसी तरीके से इसके पास 90 डेज़ की डिटेंशन का एक डिस्क्रेशनरी पावर है। वो इतना भयानक है कि शहबाज शरीफ को अंदर डाल लिया कि ये बंदा बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है, ये इस तहकीकाती अमल को आगे चलने नहीं देगा। बाद में छोड़ना पड़ा, कुछ मिला नहीं। तो वो जो जितने दिन अंदर रखा था उसका हिसाब भी तो किसी को देना है। अगर नहीं देना तो वो फिर एक और जुल्म के ज़ुमरे में आ जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ सियासी इसका पहलू भी है, और सियासी पहलू जो है पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा भारी हैसियत उसी की होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट बने थे इस मौजूदा हुकूमत में। ये जमात वो थी जो जर्नैलों के ज़ेर साया बनी थी। IJI का ज़माना भी सबको याद है कि कैसे ये मार्ज़ वजूद में आई। वो सियासत जो जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक के साथ चलते चलते फिर वो IJI तक मुंतज आकर हुई थी। 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं 2013 का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में भी शरीफ फैमिली बिल्कुल काबिल कबूल थी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसे मसाइल नहीं थे। 2013 के इंतखाबात के बाद जब हुकूमत बनती है तो दरमियान में एक स्टेज आई जहाँ पर पठानकोट का वाक़या हुआ। पठानकोट के वाक़े की जो तहकीकाती अमल था उसकी ख़बर एक अखबार की जीनत बनी जिसे डॉन लीक्स का नाम दिया गया। फिर ट्वीट्स के ज़रिए एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया सेल बने जो एक दूसरे से ललकारते थे। वो लोग जो शायद उस सो कॉल्ड मीडिया सेल के अंदर करीब रहकर नवाज शरीफ के या मरीम नवाज़ के सोच रहे थे कि हम अपनी लॉयल्टीज़ का इजहार कर रहे हैं, असल में वो जलती पे तेल का काम कर रहे थे। और वो पार्टी जो 25-30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात थी वो नापसंदीदगी के ज़ुमरे में आ गई। शहबाज शरीफ इस तमाम अरसे में दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते थे जिनका ख्याल था कि नहीं, मिल मिला के चलेंगे तो उसी से रास्ता निकलेगा। आज के इस फैसले के ऊपर बहुत से जो सियासी पंडित हैं उनका ख्याल यही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रिवेल कर गए। वो जो रास्ता निकालना चाहते थे वहाँ से रास्ता निकला है। कुछ लोगों ने ज़ुबानबंदी की, किसी की ज़मानत हो गई, और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी ये जो एक रोल प्ले किया है शहबाज शरीफ ने, ये वो करते रहेंगे और इसी तरीके से बीच बचाव का रास्ता निकाल के उनकी जमात दोबारा से सर्वाइव कर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक है। सियासी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान की पिछले 6-7 माह की सियासत
सिर्फ एक ही नारे के ऊपर कायम थी कि कोई NRO नहीं होगा, कोई डील नहीं दूंगा, कोई ढील नहीं दूंगा। और आज फैसला था और कल वो सीनियर जर्नलिस्ट से मिल रहे थे और उसमें भी ये बात कह रहे थे कि ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं NRO लेने के लिए, कोई NRO नहीं दूंगा, कानून नहीं बदल सकता। तो आज नवाज शरीफ की रिहाई भी हो गई, आज ही ECL से नाम निकालने का हुक्मनामा भी जारी हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी उतनी रेलिवेंट नहीं है, कमज़ोर है अभी, लेकिन वो अपने ही टर्फ के ऊपर एक ट्रेन मार्च की शक्ल में वो भी मैदान में निकल आए हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है, डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए भी मुश्किलात उन्हें पेश आएंगी। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपको खुशामदीद कहता हूँ खाकान साहब प्रोग्राम में। लास्ट टाइम भी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था तो उस दिन आपकी नैब में पेशी थी और मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरे पास शाम में होंगे या नहीं होंगे। तो आज भी मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछ रहा था कि नैब वालों ने पकड़ लिया खाकान अब्बासी साहब को कि छोड़ दिया, तो आप हैं हमारे पास अभी, तो आपकी भी जान बची हुई है। आपको आप पकड़े जाएंगे तो हम मडियाला आ जाएंगे, वहाँ से आके आपका लाइव इंटरव्यू करेंगे, हम कहेंगे हमारे गेस्ट जो थे नैब वाले पकड़ के यहाँ ले आए। क्या बना आपके अपने केस का, वहीं से शुरू कर लें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून है, हम हाजिर हैं, आप इल्ज़ाम लगा लें, तफ्तीश कर लें, कोई बात नहीं है। और मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूँ, वज़ीर के लिए दिफा बड़ा आसान होता है। वज़ीर आखिरी आदमी होता है जो फाइल पर दस्तखत करता है, पूरी मिनिस्ट्री उसको फाइल बनाकर भेजती है। तो हमारा दिफा बड़ा आसान होता है कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो फाइल आई थी, मैंने साइन कर दी। लेकिन हकीकत ये नहीं होती। तो मैंने हमेशा तमाम जिम्मेदारी कबूल की है, जो भी काम मेरी मिनिस्ट्री में मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मुझसे सवाल कर लें, तफ्तीश कर लें, इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन तालीम बालगा मेरा काम नहीं है। मैं सुन लो। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मैं वो तालीम बालगा भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बदनामी करना कि क्वेश्चन जारी नहीं हुआ, टीवी पर पहले प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जी क्वेश्चन हमने दे दिया है, 75 सवाल का क्वेश्चन दे दिया। पब्लिक कर दे क्वेश्चन को यार, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह असासे मांगे गए, मुझे ख़त बाद में मिला, टीवी वालों का ख़त पहले से मौजूद था। तो ये कुछ बात समझ नहीं आती कि मकसद क्या है। अगर मकसद बदनाम करना है तो यकीनन कामयाबी हो रही है, अगर मकसद करप्शन पकड़ना है तो बिल्कुल नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि ये काला और अंधा कानून है जो मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है। मैंने बतौर वज़ीर आज़म भी ये बात कही है। आज हुकूमत मफलूज है, ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है नैब के कानून की वजह से। इसको ख़त्म करें। और मैंने हमेशा कहता हूँ PMLN पर इतलाक़ छोड़ दें, ताकि ये इल्ज़ाम ना लगे कि PMLN भाग रही, यहाँ पर चलने दें, अपनी जान बचाएं, मुल्क को चलने दें। ये कानून एक अंधा और काला कानून है और लम्हा फ़िक्रिया है मुल्क के लिए, हर सोचने समझने वाले आदमी के लिए, जो ब्रिगेडियर असद मुनीर ने ख़त लिखा है, जो आज हर आदमी के पास उस ख़त को पढ़ लें, खुद सोच आता है, दुख होता है। खुदकुशी पे मुंतज हुआ ये मामला। लेकिन एक सवालिया निशान है जी नैब के ऊपर। नैब ने वो केसेस जिनके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत पेशरफ्त की भी जा सकती थी वो नहीं करके दिखा पाए। या तो उनकी नलायकी है या उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बदनीति है, क्या कहूँ मैं। लेकिन जो इल्ज़ामात इतने बड़े बड़े आए थे वो डॉक्टर आसिम से शुरू हो जाए, 462 अरब की करप्शन का, वो LNG आप वाला इल्ज़ाम देख लूँ, वो नवाज शरीफ साहब का केस देख लूँ पनामा पेपर्स में, वो JIT की रिपोर्ट्स देख लूँ, एक स्टेप भी आगे नहीं जाते, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो केस थे ही नहीं, वो मामला हुआ ही नहीं। आपने एक हाइप बिल्ड की, अखबारों में दे दिया, बदनाम कर दिया, और बाद में ना सबूत है ना इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ पर आज तक इल्ज़ाम नहीं लग सका उसने किया क्या। करप्शन को छोड़ दें, कौन सी गलती हुई है शहबाज शरीफ से? LNG में मैं इल्ज़ाम तो लगाएं यार मुझ पर, क्या आप क्या इल्ज़ाम क्या है कि मैंने क्या किया है? आपने करप्शन बहुत होशियारी से की या नैब वाले जो हैं वो विक्टिमाइज कर रहे हैं? कौन सी बात है? मैं आज भी कहता हूँ वाइट कॉलर क्राइम दुनिया में पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और वाइट कॉलर क्राइम अगर आप एक सॉवरन के साथ मिलकर कर रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम है कि आपने कतर से कमीशन ले लिया, ये इल्ज़ाम लगाना चाहती है हुकूमत, लगाए। बात ये है, ये झूठे बेबुनियाद बातें हैं। आपने पकड़ना है, करप्शन ख़त्म करनी है, सिर्फ एक तरीका है, टैक्स लॉस। अमेरिका ने दुनिया से टेररिज्म को कंट्रोल किया, खात्मा कर दिया पैसे को फॉलो करके। पैसे को फॉलो करें। अगर मैं करप्ट हूं, पैसा आपको नजर आएगा मेरे पास।
गाड़ी की सूरत में, असासों की सूरत में, खर्चे की सूरत में पैसा आपको नजर आएगा। इमरान खान की सियासत को आज कितना बड़ा धचका पहुंचा? 7-8 माह से एक ही इमरान खान की सियासत का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान ही है। जिस आदमी में ज़र्फ ना हो, जो सच ना बोल सके, वो हुक्मरानी नहीं कर सकता, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि छोटी जहन रखना, कम ज़र्फ़ी, झूठ, ये सियासत में नहीं चल सकती। इमरान और नुकसान मुल्क का हो रहा है। इमरान के ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन का एलिगेशन नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें लीडरशिप की तरफ से ये हिदायत आई कि इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में आपने कोई बात नहीं करनी। ये तरीका होता है सियासत का। ये बात किसी ने पहले नहीं, मैं आज कर रहा हूँ। फाइनेंशियल करप्शन, इमरान खान साहब पैसे कहाँ से लाते हैं, खर्चा कहाँ से करते हैं, ये बता दें। क्या उनका घर अखराजात के बगैर चलता है? क्या उनकी गाड़ी पेट्रोल के बगैर चलती है? क्या वो गाड़ी बगैर खर्चे के पैसे के लेते हैं? ये बताएं। वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क को बताएं कि मेरे अखराजात क्या है, मैं कहाँ से पूरे करता हूँ, मैं टैक्स अदा करता हूँ। आपको ये तमाम सवालात का जवाब पूछने का मुकम्मल हक है और इमरान खान को ये जवाब पार्लियामान के फ्लोर पे देने चाहिए। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमने जो देखा है, मुझे नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई माल लूट के खा के ले गया। हमने लूटा है? आपकी तो वो प्रॉपर्टी निकलाई ना पनामा वाली, तो उसका जवाब ढूंढते रहे, प्रॉपर्टी ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। पनामा पे आपने जो सवाल किया है वो पाकिस्तान के किसी आदमी से कर लें कि 25 साल पहले जो आपने प्रॉपर्टी बनाई थी कैसे बनाई थी, किसी से कर लें। इमरान खान खुद जवाब नहीं दे पाए अपने फ्लैट का, एमनेस्टी में डिक्लेयर किया। तो ज़रा सब बराबर एक ही तराजू पर तोलें, सबको, किसी को तोल लें। किसी का घर इस्लामाबाद में घर है, पूछें कहाँ से आया है, बता पाएगा? ये सब घर जो इस्लामाबाद में है, ये 10-10 करोड़, 20-20, 40-40 करोड़ रुपए की मलकियत के हैं। कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये सब ने लूट के तो नहीं बनाए होंगे ना किसी की। ये सवाल होना चाहिए ना, उनको सवाल पूछ लें। कोई 1000 में से 10 बंदे ऐसे होंगे जिनका लूट का माल होगा, तो उस 10 बंदों को आपको मैंने यही कहा ना, आप टैक्स के लॉज को इस्तेमाल करें। करप्शन पकड़ने का एक ही तरीका है, टैक्स के लॉज इस्तेमाल करें, कोई और तरीका नहीं है। नैब से आज तक करप्शन नहीं पकड़ी गई। एक आदमी का नाम बताएं जिसको नैब प्रोसिक्यूट करके उसको करप्शन के इल्जाम में कन्विक्ट कर सके। नैब नालायकी का मुजाहरा कर रही है। वो तो जिसको करप्शन के जुमरे में पकड़ती है उसको क्लीन पर्सन होने का सर्टिफिकेट जारी करी, क्योंकि अब वो अदालतों से सारे बंदे छूट गए हैं। जिसके ऊपर 100 अरब की करप्शन के इल्जाम थे, किसी एक के ऊपर 4 आने नहीं साबित कर सके। 450 अरब की करप्शन के 462 का इल्जाम लगाया था डॉक्टर आसिम। यही खराबियां हैं ना, या आप इल्जाम लगा देते। अब लोग तो ये समझते हैं कि डॉक्टर आसिम 462 अरब खा गया। उसने अगर 4 अरब भी खाया होगा वो भी नहीं साबित कर। या वो जो आपके ओगरा के चेयरमैन थे जिसको दुबई से पकड़ कर लाए कि ये 400 कुछ अरब खा गया है, एक पैसा आज तक वो केस भी नहीं चला। और जिस आदमी से आपने 2 अरब कैश बरामद किया, प्ली बार्गेन कर जी, वो कहाँ पे है? तो प्ली बार्गेन तो बड़ा, मुझे आप नैब का कानून दें, मैं आपको 10 अरब हर महीने देता हूँ प्ली बार्गेन में, हर महीने मुझे 10 अरब ले लें। सर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ बिल्ट इन प्रॉब्लम्स हैं। आपने इतना बड़ा केस हाइप क्रिएट की कि अब तो हम इंसाफ करने ही वाले हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी थी कराची की मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और 460 अरब रुपए के लेके आपने उसको केस ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वो क्या प्ली बार्गेन नहीं है? तो ये एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर मैं कुछ कहूँगा तो फैसले के ऊपर राय दी जा सकती है। जी, फैसले पर राय, कौन से कानून के तहत ये फैसला किया गया मुझे भी बता दें। मैं भी वही ज़मीन लेना चाहता हूँ जिस रेट पर बैरियर टाउन को दी गई, मैं भी लेना चाहता हूँ। मुझे भी 10 कनाल ज़मीन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस कानून के तहत किया? मुझे समझ नहीं आई, मैं यकीन करें मुझे समझ नहीं आई। इसका मतलब बड़ा अफसोसनाक फैसला है। मैंने जैसे आपने कहा, फैसलों पर अगर राय दे सकते हैं, अफसोसनाक बात है कि आज हमने लीगलाइज कर दिया है कि कोई शख्स जो मर्जी करे आगे प्ली बार्गेन करके लीगलाइज करा ले। अगर आप पावरफुल हैं और आपके पास बहुत से वसाइल हैं, आपके रिटायर्ड जजेस और जनरल आप मुलाजम रख सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फैसले पर यकीन करें ये हमारे तारीख फैसलों में से एक फैसला है। कैसे जस्टिफाई करेगी सुप्रीम कोर्ट इसको? सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हतमी फैसला है। जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए सोच समझ कर वहाँ पर लोग जाते हैं पूरी दुनिया में कि उनसे तवक्को नहीं होती कि इस किस्म के फैसले आएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में हुआ है। आप सबसे बड़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है,
हर जज ने जो उसके अंदर था उसने इतराफ़ किया मरने से पहले कि मैंने दबाव के तहत फैसला दिया था। इस फैसले पे भी ऐसा ही आप तवक्को रखते हैं? देखिए अल्लाह ना करे, आज से 10, 12, 15 साल बाद मुझे तवक्को ये है कि इस फैसले में कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी, लेकिन प्राइमा फेशाई फैसला काबिल कबूल नज़र नहीं आता। कोई उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है। मुल्क के किस कानून के तहत ये फैसला किया गया? प्ली बार्गेन के ऊपर कोर्ट ने ही हुक्म दिया था कि ये दुरुस्त नहीं, कोर्ट का ही थी ऑब्जर्वेशन। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हमारे फैसलों में हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। आपको अपना फैसला जो आज 2 फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ का और हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ का, वो कैसा लगा? ठीक लगा आपको? देखिए मियाँ साहब का जो फैसला है ये एक इंसानी हमदर्दी का मामला है कि एक शख्स बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है, हुकूमत को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं, वो इजाज़त दे देते, पेरोल पर रिहा हो सकता है आदमी, इजाज़त दे देते कि इलाज करवा लें। सुप्रीम कोर्ट आज तक नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने इलाज से इनकार नहीं किया और मेडिकल बोर्ड पर मेडिकल बोर्ड बनाया गया और किसी बोर्ड ने कोई हतमी बात नहीं की। आज चीफ जस्टिस साहब ने यही बात की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकोलाइटिस का शिकार है, प्रोटोकोलाइटिस के तमाम जो लोग आते थे, जो प्रोफेसर शामिल थे यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, वो कोई फैसला नहीं करते थे। वो कहते थे अच्छा जी फलाने के पास भेज दें इसको, वो कहता था फलाने के पास भेज दें। तो नुकसान तो नवाज शरीफ साहब को हो रहा है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। अब कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और उन्होंने इजाज़त ये दी है कि इलाज इनका करवाया जाए जहाँ से इनका इलाज हो सके, जो ये मौजूद समझें। अगर वो इलाज मुल्क में मुमकिन ना हुआ तो बाहर से भी इलाज हो सकता है। उन्होंने रास्ता भी दिखा दिया कि अगर आपका इन अरसे में इलाज नहीं हो सकता, आप अदालत से हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं और वो अदालत इजाज़त दे देगी। ये बहुत मीनिंगफुल डिसीजन है जो आज वाला है। इसमें हाई कोर्ट के ज़रिए फर्दर आपकी बेल एक्सटेंशन की प्रोविजन भी मौजूद है और बाकी रास्ते भी आपके खुल सकते हैं कानूनी एतबार से। ख्वाजा हारिस साहब आपके अच्छे वकील मिल गए। पहले 3-4 तो वो थे जिन्होंने कतरी खत वाली पट्टी पढ़ाई थी, डुबोया था जिन्होंने मियाँ साहब को, ये ख्वाजा हारिस साहब ने उससे निकाला है। तो आपका ख्याल है कि ये इन फ्यूचर ये रास्ता निकल सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप अपील दायर करें? नहीं, हमें रास्ते निकालने की ज़रूरत नहीं, हमें इलाज चाहिए। ये हर शख्स का हक है और ये जो आज का फैसला है ये हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। ये उनकी कमजोरी का सबूत है कि ये काम वो खुद कर सकते थे, यहाँ आने की नौबत नहीं होनी चाहिए थी, पहले दिन ही हो सकता था। लेकिन अदालत ने फैसला दिया हुकूमत की भरपूर मुखालफत के बावजूद। आपको प्राइम मिनिस्टर के इसके ऊपर ख्यालात मालूम है, इसके ऊपर किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, तो अदालत ने फिर फैसला जम के दे दिया आपको। जिस प्राइम मिनिस्टर की ये सोच हो, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये बदनसीबी है कि ऐसी सोच का शख्स जो इतनी घटिया सोच रखता हो, कमजोरी का मुजाहरा करे ओपनली। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़रूरत नहीं थी, ये इशू नहीं था, इशू तो मुल्क के थे। तो शहबाज साहब का भी फैसला है, ECL तो वजारत दाखिला के पास ही, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा निकालो ना जी। ECL पे क्यों डाला जाता है, इसका जवाब है किसी के पास? अदालती रास्ते निकले आपके, सियासत का रुख एक नया शुरू हो रहा है। आपको कुछ माजी के आपके ही बयानात कुछ लीडर्स के सुनाना चाहूँगा, फिर गुफ्तगू और आगे चलाते हैं। मरियम नवाज़ ने एक पिंडी में जलसा किया था और ये उन दिनों की बात है इलेक्शन से पहले, जब टेम्परेचर्स पूरे ऊपर ज़ोरों के ऊपर थे और शायद वो कुछ जुमले जो नुकसान पहुंचा देते हैं सियासत में, जैसे मैंने बिलावल का कहा कि उसने वो जो जुमला बोला गलत बोला कि इंडिया के जहाज़ उड़ा के ले जाएंगे, उसी में से ये एक मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट था जो शायद ना वो देती तो बेहतर होता। दिखाइएगा जी। ये इंसाफ का तराजू है और इसका जो पलड़ा झुका हुआ है उसमें कौन बैठा है? उसमें लाडला बैठा है। ये वो तराजू है जिसको इस्तेमाल करके इसके अंदर अपने लाडले का वजन डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ नाइंसाफी हुई, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। नवाज शरीफ साहब खुद जजेस के मतलब क्या राय रखते थे, ये जब 28 जुलाई वाले और बाद वाले फैसले दिखाइएगा, मियाँ साहब ने खुद क्या कहा था? जी जी जी, नवाज शरीफ साहब का बयान सुनाना, हमने मुख्तलिफ शॉर्ट्स रखे हुए हैं। जी, नवाज शरीफ साहब का बयान दिखाइएगा। ये जज साहबान
बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो बुग़्ज़ अल्फाज के अंदर ढल गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बुग़्ज़ और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। ये जो फैसला है ये भी स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा तारीख। सरगोदा की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का, चाहे वो बंदूक के जरिए हो या वो कलम के जरिए हो, वो आमरीयत है। ऑफशोर कंपनी रखने वाला अहल हो गया और जिसकी ऑफशोर कंपनी नहीं निकली वो नाअहल हो गया। पनामा में कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन जजों ने जब इसको करप्शन का रंग दिया गया तो पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। इमरान खान को कहा कि तुम नवाज शरीफ को बाहर नहीं कर सके, आओ मेरे पास दरखास्त लाओ, तुम्हारी दरखास्त मैं सुनूंगा। जिसमें जज खुद पिटिशनर को बुला के कह रहे हैं कि मेरे पास मुकदमा लाओ, तुमसे नवाज शरीफ नहीं निकाला जाता, हम निकालेंगे नवाज शरीफ को। जनाब, बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं जज, आज भी वही फैसला है, बुग़्ज़ से भरे बैठे। देखिए, एक दुख का इजहार किया गया और ये शायद नैब के जो जजेस थे उनके बारे में उन्होंने बात की थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरियम ने जो कुछ कहा है वो आपने सुना नहीं है। देखिए, सियासतदान जो होता है शीशे के घर में रहता है, हर बात उसकी रिकॉर्ड की जाती है। मैं आपको हर लीडर के बहुत से बयानात बता सकता हूँ जो आज शायद वो उसको पछताते हो कि मैंने ये बातें कही हैं। तो वक्त के जज्बात में इंसान बह जाता है, बात हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लाडले वाला सलूक हुआ इमरान खान से? मरियम ने कहा ना एक तकड़ी के पलड़े में लाडला है और दूसरे में नवाज शरीफ है, तो लाडले वाला ये मैं नहीं कहता, पूरा पाकिस्तान कहता है। जजेस ने, आप बाहर सड़क पे चल रहे हैं, किसी से पूछ ले, जजेस ने किया या एस्टैब्लिशमेंट ने किया? बाहर पूछ ले, आप ट्राई नहीं बिल्कुल और नैब का केस बनवा देंगे। कोई बात नहीं, एक भुगत रहे हैं, एक और भुगत लीजिएगा। नहीं, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा कहता है कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट, अपने इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। आप पसंदीदा थे, फेवरेट्स थे एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा से, आपकी जमात की शुरुआत ऐसे हुई थी? हर जमात की शुरुआत ऐसी हुई है, ये बदकिस्मती है। हर जमात, ये सियासत देखिए 35 साल से ज़्यादा मार्शल लॉ रहा है, असरात हैं, असर है एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर, तो हमेशा वो फेवरेट ऊपर नीचे ये मामले चलते रहे हैं। अब कुछ ने सबक हासिल कर लिया है, कुछ ने नहीं किया, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ जाएंगे। नुकसान मुल्क का हो रहा है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तरक्की नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हमें सब समझ आ जाएगी तो फिर बेहतर होगा। सर, IGI में बेनज़ीर को बाहर रखने के लिए आप लोगों का जो रोल था वो भी एक तारीख का हिस्सा है। वो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथी थे, आपने साथ रहते हुए उस वक्त बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, पैसे ISI के बांटे गए, उनके जर्नल्स ने एफिडेविट तक दिए हुए। सियासत तो यही थी आपकी। उसके 2 साल बाद उसी बेनज़ीर को वापस लाया गया, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट लेकर दोबारा छुट्टी भी। जी बिल्कुल, ये मैं ये कह रहा हूँ, तारीख से सबक हासिल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट भी, सियासतदान भी। अगर हम आज 30-35 साल बाद भी सबक हासिल नहीं कर सके तो नुकसान मुल्क का होगा। क्या सबक है जो आपने हासिल किया? सबक ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलने दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, उससे ही मुल्क तरक्की करेगा। कोई और रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपका रास्ता, ये जो ज़मानत वाले रास्ते हैं, जो सियासत में आपको रिलीफ नज़र आता है, ये दोबारा उसी शहबाज शरीफ वाली सियासत का ही नतीजा है, ये नवाज शरीफ की सियासत का नतीजा नहीं? मेरा नहीं ख्याल। ये मैं कन्विंस इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं कन्विंस हूँ इसके ऊपर। आपकी राय है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप बिल्कुल, आपको हक हासिल। अल्लाह ना करे कि ये हो। मैं आज भी कायल हूँ कि ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं 100% कन्विंस हूँ इसके ऊपर कि ये शहबाज शरीफ की सियासत के नतीजे में, ये जो काया पलटी है, ये उसकी सियासत के नतीजे में पलटी। मैं आपकी कन्विक्शन का कायल नहीं हूँ। अच्छा, एक वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनाया हुआ है, इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ के बयानात का आपस में मुवाजना दिखाएगा जी जरा। वो ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है। नवाज शरीफ
किस चीज पे निकाल दिया? वो लोगों को पागल बनाता है ये कह के कि मुझे क्यों निकाला। एक बात ध्यान से सुनो, आप मेरे सवालों का जवाब दें। नवाज शरीफ के ऊपर, आपके लीडर के ऊपर 2 साल से मुकदमा चल रहे हैं। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि बताए कि किधर से पैसा आया। हमें नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ। पैसा बाहर कैसे गया, जिम्मेदारी इसकी थी। अगर कोई 5 रुपए की करप्शन है तो वो दिखाओ। ये जो चोरी की, किधर से चोरी की, पैसा किधर से आया? 6 महीनों में 6 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। मेरी जिम्मेदारी है बताना कि किधर से पैसा आया। सबके असासे खोलो, अकेले नवाज शरीफ को निशाना मत बनाओ। अच्छा आप सुने, देखो मेरी बात सुनो, ये नया दौर शुरू हो रहा है। आओ ये आवाम का समंदर देखो। ये हकीकी जमहूरियत का दौर है। ये इंकलाब की लहर है। कैसे इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए जी? जहाँ वो कल खान साहब ने कहा कि 1 से 30 फैक्ट्रियाँ बना ली, तो 1 से 30 फैक्ट्रियों का अगर कोई मनी ट्रेल होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, आज हेडलाइन छपी है मनी ट्रेल का आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, उसका एक टाइम होता है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप टैक्स लॉज को इस्तेमाल करें अगर हमें करप्शन पकड़नी है। अभी बताया, इमरान खान अपने अखराजात का जवाब नहीं दे सकता कि मैं खर्चे कहाँ से करता हूँ। वो क्या सवाल करेगा किसी से? आपने उसकी पार्टी क्या सवाल करेगी? मैं आपको, आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, आप आज इमरान खान और उसकी काबीना से मनी ट्रेल पूछें, 70% पहले दिन अंदर हो जाएंगे। 70% तो पकड़े जाने चाहिए। अगर पकड़े ना, फिर आप करप्शन की बातें क्या करें? एज प्राइम मिनिस्टर आपने कोशिश की? देखिए, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि या आपने मुल्क चलाना है या आपने इस किस्म के नारे मारने हैं। हमने टैक्स लॉज बनाए क्योंकि पहले आपने रिलीफ देना है। टैक्स आपके जो मुल्क के कवानीन हैं, 7 साल से पीछे के सवालात आप नहीं कर सकते। हमारी FBR में कैपेसिटी नहीं है। हमने जो टैक्स रिफॉर्म पैकेज दिया था उसका बुनियादी मकसद यही था कि सबको टैक्स नेट में लाया जाए, एक मौका दिया जाए, उसके बाद आप सवालात कर लें। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से मामला हल नहीं होगा। आपने आगे रास्ता रोकना है कि कोई करप्शन ना कर पाए। आज भी हमारा जो 5 पॉइंट का टैक्स रिफॉर्म पैकेज था उसको इम्प्लीमेंट कर दें, आपको मौका मिल जाएगा करप्शन रोकने का। वो कहते हैं कि आप डुबो गए हैं हमें, आपने जो टैक्स में जाते जाते तब्दीलियाँ की हैं उस वजह से 400 अरब रुपये का कापा है, नीचे चला गया, बिग होल, और फिजिकल डेफिसिट उनकी बढ़ रही है। क्या करें? वो तो आपके ऊपर FBR से बुला के पूछ लें, FBR से बुला के पूछ लें कितना नुकसान हुआ है। 400 अरब का तो नज़र आ रहा है। 400 अरब इनकी नालायकी से हुआ है। ये 400 अरब का नहीं है, ये 700 अरब का नुकसान है। क्योंकि अभी वो भी डाले ना जो आपने रुपये को डिवैल्यू किया है, 52% आमदन FBR की पोर्ट से आती है, उसमें 15% का इजाफा डिवैल्यूएशन से हो गया। वो निकालें, एक तरफ करें, आपको समझ आएगी। ये नालायकी है, ये नालायकों की हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है। मैं आपको कह रहा हूं 70% अगर इसके काबीना के मेंबर अंदर ना हो गए, मैं जिम्मेदार हूं। टैक्स इनकॉम्पिटेंस से नहीं इकट्ठा हो रहा या करप्शन से नहीं इकट्ठा हो रहा? नालायकी है। इनकॉम्पिटेंस जब आप हुकूमत का सरबरा, हुकूमत के वजीर के बयानों में कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है मार्केट में। जब हुकूमत का सरबरा सारा दिन करप्शन की बातें करेगा और करेगा कुछ नहीं। आज FIA इमरान खान के पास है, आज हुकूमत इमरान खान के पास है, तमाम मिनिस्ट्रियों का रिकॉर्ड इमरान खान के पास है। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं, मुझ पे, मैं 5 साल वज़ीर पेट्रोलियम रहा हूं, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए। इमरान खान, नैब की क्या हैसियत है सब जानते हैं। एक तरफ कर दें नैब को, आपके पास FIA नहीं है, आपके पास हुकूमती रिकॉर्ड नहीं है, आपकी वजीर आज हुकूमतों में नहीं बैठे हुए, मिनिस्ट्री में नहीं बैठे हुए, निकालें ना, कुरे दें। सियासी हवा बदल तो नहीं रही? जो आज 2 फैसले आए हैं अदालत के और उधर वो बिलावल गाड़ी पे चढ़ा हुआ है। अभी मैं बिलावल को ज़्यादा वेट नहीं देता क्योंकि उसकी अपनी टर्फ के ऊपर वो खेल रहा है, बाहर तो निकला नहीं है, अपनी हुकूमत है, वहीं पे वो गाड़ी में बैठ के सैर कर रहा है। लेकिन आपके 2 फैसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका है। क्या सियासी हवा बदल रही? देखिए, अगर बिलावल सिंध के अंदर है, अपने सूबे के अंदर है, तो हुकूमत परेशान क्यों है? हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? चले एक तरफ कर देते हैं, बिला वजह बयान दे रहे हैं। सियासी हवा बदल इसलिए चुकी है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। हुकूमत अब बहाने ढूंढ रही है। पहले बहाना था ये हमें ख़राब कर गए।
यार हमने जिस दिन हुकूमत छोड़ी, हुकूमत चल रही थी ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खराबी की होती, उसी सतह पर उसको रखते। आपने तो डुबो दिया सब कुछ। जितनी तेज़ी से मईशत को इमरान खान ने तबाह किया है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। किसी और पर इल्ज़ाम आप नहीं डाल सकते। आपका काम होता है बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, आपका काम तबाही का नहीं होता। वरना फिर हुकूमत का मकसद क्या है? फिर तो छोड़ दें, घर बैठे रहें, खुद ही खराबी होती रहेगी। वो खान साहब कहा करते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है, तो ये जो इक्तसादी तबाही हुई है इससे एम्पायर परेशान हुआ है? इक्तसादी एम्पायर की उंगली उठने वाली है, उससे एम्पायर परेशान हुआ है? इक्तसादी एम्पायर जो है, मैं आपको फिर ये कहूँगा, आप भी जानते हैं कि मुल्क की मईशत की क्या हालत है। लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क में इस किस्म का इकनॉमिक पेन कभी नहीं आया, जब ना नौकरियाँ होंगी ना कारोबार होगा, और जो महंगाई उसमें इजाफा होता चला जाएगा। जब फंडामेंटली जो ब्लंडर्स इन्होंने किए हैं इकॉनमी के ऊपर, एक तो फौरी तौर पर इतना बड़ा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था आउटगोइंग फिस्कल ईयर्स का, रिजर्व थोड़ी थी, आपको फ़ौरन IMF के पास जाना चाहिए था, नहीं गए। इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन कर ली, एक्सपोर्ट्स आपकी 1.8% बढ़ी हैं। अब उसका नतीजा ये है कि आप इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री भी स्लो हो गई है, आपकी इंपोर्ट भी नीचे चली गई हैं, आपकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई हैं, और इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। ये 2-3 साल की पेन है जिससे अब पूरी कौम गुजरेगी। दे आर इन अ सीरियस ट्रबल एंड पाकिस्तान इज इन अ सीरियस ट्रबल। आई डोंट नो दे अंडरस्टैंड इट और नॉट, बट इट्स अ रियल चैलेंज। किसी को समझ नहीं है। आप उनकी बातें देख लें, वज़ीर-ए-आज़म की बातें सुन लें। नहीं, वो तो गोल गोल घुमाएंगे। ये असल में वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा तो उनकी इकनॉमिक टीम का काम है। एक्सपोर्ट्स आपकी 1.8% बढ़ रही हैं और टैक्स रेवेन्यू में आपको 400 अरब की शॉर्टफॉल नज़र आ रही हो, तो आपको रातों की नींदें उड़ जानी चाहिए। लेकिन अभी मुझे लगता है उन्हें पता नहीं है कि क्या हो गया, उनको समझ नहीं है। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि आपस में शायद बात भी नहीं करते। वज़ीर कुछ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है। तो मुझे तो खदशा ये है कि कभी आपस में मिलते भी हैं, कभी मसाइल डिस्कस भी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मैंने कभी ऐसी हुकूमत नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म तो नब्ज़ पर उसकी उंगली होती है, वो जानता है कि क्या हो रहा है। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है, उसके वज़ीर कुछ कहते हैं, 180 डिग्री के ज़ाविये से मुख्तलिफ बात करते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का वज़ारत उज़्मा में मैं देखता था कम्प्लीटली लैक ऑफ इंटरेस्ट होता था। मैंने ये बहुत करीब से ये सारी चीज़ें कवर करता रहा, मैं तो रिपोर्टर रहा हूँ सारी उम्र, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते थे। मुझे उनका बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता था। लेकिन उनके डार साहब हैं, आप हैं, एहसन साहब हैं, कई और लोग थे, पहले सरताज साहब थे, एक्टिवली चीज़ों में हिस्सा ले रहे होते थे, तो इकनॉमिक टीम बड़ी जिम्मेदारी उठा रही होती थी। अब क्या जो मौजूदा टीम है, रज़ाक दाऊद साहब तजर्बाकार आदमी है, असद साहब एंग्रो सारी उम्र चलाते रहे, तो दे डू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है जिसे वो डील कर रहे हैं। तो मसाइल क्यों हो रहे हैं? इमरान तो उससे निस्बत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये नीचे टीम का लीडरशिप नहीं है। इमरान खान वो लीडरशिप नहीं दे सका। उसकी मैंने बताया ना कि जिस कैबिनेट में कॉन्ट्रडिक्शन हो पब्लिक, वो कैबिनेट कैसे चलेगी? नवाज शरीफ साहब में ये बड़ी खूबी थी कि वो डेलीगेट कर सकते थे, वो ट्रस्ट कर सकते थे वज़रा पर। यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ वज़ीर ने अपने पास रखी हुई है, कोई फैसला वज़ीर नहीं कर सकते। आप पता कर लें। नवाज शरीफ साहब किस पे ट्रस्ट करते थे? ट्रस्ट अपने वज़रा पे ट्रस्ट करते थे। 3-4 बंदों के अलावा तो मियाँ साहब तक किसी की रसाई नहीं थी। देखिए, रसाई की बात नहीं होती। मियाँ साहब का ये जो टर्म था, थर्ड टर्म, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक था। आई डोंट नो कि आप मेरे ऑन एयर प्रॉब्लमेटिक मानेंगे कि नहीं? आपके ज़हन में प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन वो टीम वर्क के साथ नहीं। मैं ये भी कहूँगा कि जो डिलीवरी मियाँ नवाज शरीफ ने इस दौर में की है, किसी दौर में नहीं कर सके। बड़े बड़े मसाइल मुल्क के हल कर दिए, एक डिफरेंट बड़े मुश्किल हालात के बावजूद, कि पहले ही 1 साल के अंदर धरना हो गया, हुकूमत को मफलूज कर दिया गया। पनामा गेट, पता नहीं डॉन लीग, पनामा किसी ने यहाँ से आपके बिठा के किसी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट नहीं था किया। डिस्क्लोजर इंटरनेशनली हुआ है, हर एक को सवाल कर ले। आपने अदालती कार्रवाई शुरू कर दी, आपने अदालत में मियां साहब वो जो था अकामे पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने सियासी गलतियां की उसमें। अकामा वाला एक बार एक फनी स्टोरी है, कोई फरिश्ता नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं। आप डिलीवरी को देखें, 2013 में कौन से मसाइल थे और 2018 में कौन से मसाइल थे। 2018 में 2 मसले रह गए थे, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और कोई मसला मुल्क के अंदर नहीं था। ग्रोथ हो रही थी, इन्फ्लेशन लो सतह पर थी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन था। ये छोटी बातें नहीं है सर। जिस साल आप साल अपना ख़त्म करके गए हैं, 19 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, और जिस मुल्क के पास रिजर्व 19 अरब डॉलर के ना, उसका 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट है। एक्सपोर्ट्स आपकी जी बिल्कुल 25 अरब डॉलर 2012-13 में पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, और आपका जो आखिरी साल खत्म हुआ था, आपको नंबर याद होगा, 25 पे नहीं थे जी। ये चैलेंजेस थे ना, मैं यही कह रहा हूँ। एक चैलेंज करंट अकाउंट डेफिसिट का
हमने एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव दिया, वो इंसेंटिव आप देखेंगे कि इस साल के आखिर तक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक टेक ऑफ की ट्रैजेक्टरी पे आ जाएंगी, क्योंकि जब आप इंसेंटिव देते हैं एक टाइम लैग होता है, जब मुल्क में ग्रोथ होती है टाइम लैग होता है। अब मसला ये पैदा हो गया है कि ग्रोथ गिर गई है, जो बेसिक व्हीकल होता है एक इकॉनमी को मजबूत करने का। सर एक्सटर्नल सेक्टर के साथ आपने भी और तहरीक इंसाफ वालों ने भी, दोनों ने बिगाड़ पैदा किया। आप इसको मानेंगे नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट फेलियर आपकी हुकूमत का गिफ्ट था। 5 सालों में आप एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं ला सके। वो जो फिक्सेशन थी ना, एक एक्सचेंज रेट कंट्रोल करके रखेंगे, उसने भी आपके लिए ट्रबल क्रिएट की। आपकी इंडस्ट्री के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, इनसे मैनेज ही नहीं हुआ। इन्होंने सीधी छलांग मारी 140 उत्ते जाके कि बस यही रास्ता है, इतना लिस्ट छोड़ा चाहिए। देखिए जो बिल्कुल, मैं एक्सपोर्ट्स में इंसेंटिव दे दिए गए थे, उससे ग्रोथ शुरू हो गई थी। आप 18 और 17 के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लें, ठीक है। हो सकता है उसमें हमारी गलती हुई हो कि हमने 1 साल देर से शुरू किया, क्योंकि इकॉनमी को स्टेबलाइज भी करना था। IMF प्रोग्राम के अंदर आप थे, आप बहुत से एक्शन खुद नहीं ले सकते थे। पहली दफ़ा IMF प्रोग्राम 2016 में ख़त्म हो गया, कंप्लीट हुआ विद लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, और उसको हमने मैनेज किया। कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती सर। जैसे ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद से आपकी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो जाती है आपकी रिजर्व्स की। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम क्यों फंसते हैं। जैसे ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आपकी रिजर्व नीचे जानी क्यों शुरू हो गई। आप मार्केट में रिजर्व बेच रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग कम थी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम थी। रिलायंस किस पे था, 20 अरब डॉलर आपको रिमिटेंस दे रही थी, आपकी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं थी, इंपोर्ट ऊपर जाई जा रही थी। तो फिर यही दिन देखने थे जो देखे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ग्रोथ के अंदर। आप मशीनरी की इन्वेस्टमेंट देख लें, जो पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो दीगर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हुई है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर करता है। मैं शायद इस बात का इतराफ़ करूं कि 6 महीने 1 साल की डिले हुई एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने में, वो भी फिजिकल डेफिसिट की वजह से की हो, जो वजह की हो, मैं उसका मुझे वो डार साहब भी बता सकेंगे। लेकिन आपके हर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो था वो पॉजिटिव था, और 31 मई को हर इकोनॉमिक इंडिकेटर 2013 से बहुत बेहतर था। अब मैं जब ये हुकूमत 10 महीने हुकूमत की 10 महीने करेगी, मैं इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे और हकायक आपके सामने रखेंगे। वैसे मेरा ऑन एयर मशवरा है असद उमर साहब को कि वो मिफ्ता इस्माइल से, नवीद कमर से, शायद खकान से, इवन इसाक डार से भी बैठ के तो इकट्ठे एक चार्टर तय कर लें कि इस इकॉनमी को आगे कैसे लेके जाना है। कोई शर्म की इसमें बात नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में खड़ा है। बड़ी मार पिटेगी हम सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को पिटेगी, क्योंकि मैसी सिचुएशन है। हाथ मिलाने की इजाज़त ले लें अगर वो अपने वज़ीर-ए-आज़म से कि हमसे हाथ मिला सकें, तो उसके बाद ही अगर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में उनको रास्ता वो अंडरस्टैंड करते हैं। हिम्मत नहीं होती वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताने की। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते किसी से। अच्छा, एक ये और छोटा सा पैकेज हमने बनाया हुआ है जी, दिखाएगा जी। ये बयानात इन्होंने निकाले हुए हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, दिखाएगा वो भी। आपका ये नवाज शरीफ, अल्लाह के फजलो करम से इसके हाथ साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ साफ है। 1962 से चल रहे हैं, 62 से, जब नवाज शरीफ 12 साल का था, 12 साल का। कंपनी का जिक्र हो रहा है। मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना। 6 महीने में कुछ नहीं मिला। 6 महीने से हमारा किरदार कशी की गई। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, मैं पूछने आया हूँ आपसे। लेकिन मैं सियासी जद्दोजहद भी लड़ूंगा, मैं अवाम तक पहुंचाऊंगा ये बात। कोई वाकई सबूत होता, कोई क्रेडिबल या काबिल जिक्र कोई सबूत होता, तो जनाब पहले 10 दिन में फैसला हो चुका होता। सिर्फ इल्जाम पे आप उठा सकते हो, सबूत तो नहीं था। अब फैसले आ रहे हैं, ये फैसले इंतकाम में आ रहे हैं, इंतकाम में सिलसिला चल रहा है, वो इंतकामी सियासत का सिलसिला चल रहा है। जी खकान साहब, नवाज शरीफ साहब ने वो जो असम्बली के अंदर तकरीर की, गल्फ स्टील मिल की कहानी सुना के वो जो एक वो सिलसिला शुरू किया और फिर वो कतरी ख़त ले आए, वो मेरा ख्याल है उनकी सियासी मौत का सबब बना। मुझे ये लगता है यहाँ पर जो नौजवान है बिलावल भुट्टो, उसके ऊपर जो FIA की रिपोर्ट है, वो मुझे लगता है कि वो उसको फंसा देगी। वो मुश्किल है, उसके वाले साहब मुश्किल में आएंगे। जरदारी साहब के ऊपर पूरी बैंक्स की स्टेटमेंट साथ अटैच हुई हैं उस रिपोर्ट के अंदर, इतने मोटे ज़ख़ीम वॉल्यूम है। फेक अकाउंट्स के पीछे अगर आपके बेनिफिशरी कोई जरदारी ग्रुप की कंपनी साबित हो जाए या ओमनी ग्रुप के साथ लिंकेजेस साबित हो जाए,
तो आपकी FATF की टीम आज भी इस्लामाबाद में बैठी यही चीज़ें आपसे पूछ रही है। ये सीरियस मैटर है। देखिए, मैं पहली बात ये कहूँगा कि आज भी नवाज शरीफ साहब सियासत का महवर है। तो आपने जो सियासत की बात की है, आज भी महवर है और रहेंगे, क्योंकि अवाम के दिलों में है। पॉलिटिकल ब्लंडर किया अवाम बिल्कुल गल्फ स्टील मिल भी ये आपकी राय। मैं आज भी कहता हूँ, आप फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा लें। गल्फ स्टील की जो बात नवाज शरीफ ने बताई है वो 100% दुरुस्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। कतरी खत के ऊपर स्टैंड क्यों नहीं किया? कतरी खत आप उसको एग्जामिन करा लें। आप नहीं, आप फाइनली आपकी खुद पार्टी छोड़ गई उसको। आपने देखें, नैब अदालत में आपने उसको प्ली नहीं ली, ने छोड़ दिया उसको। गुजारिश यही करूंगा कि अदालत में आप वो चीज़ करते हैं जो करॉबरेट होती है लीगली। हकायक और अदालत में जो हकायक होते हैं उनके अंदर बड़ा फ़र्क होता है। बैड चॉइस सर, कतरी नहीं, बैड चॉइस आप उसको रिफ्यूट कर दें। आप कहें ये ठीक नहीं है। वो आदमी बिल्कुल, जिस आदमी ने खत दिया वो एक बिल्कुल भूखा नंगा आदमी है, उसको ये खत नहीं दे रहे, तो खत की वैल्यू ही कोई नहीं है। उसका अपना नाम पनामा में खैर से बहुत नेक नाम आदमी। देखें, नेक नामी की बात, पनामा में पूरी दुनिया के नाम है। ऑफशोर कंपनी रखना, अगर एक और ऑफशोर एंटिटी में नाम आएंगे तो मेरा नाम भी आ जाएगा, और हुकूमती काम से मैंने वो काम किया हुआ है। अगर आपने PIA के लिए कोई कंपनी बनाई होगी तो आपने स्टेट के लिए काम किया। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसलिए ये कहना, वो फाइनेंशियल व्हीकल आप क्रिएट करते हैं फॉर योर कंट्री। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अगर लोगों से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की फाइनेंशियल डीलिंग्स पूछेंगे, उसका जवाब किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। इल्ज़ाम लगाने वाले से पूछ लें, आप बाकी को छोड़ दें, नहीं दे सकता कोई आदमी, ये पॉसिबल नहीं है। जरदारी साहब का क्या बनेगा जी? जरदारी साहब का, जरदारी साहब के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कर दें। ये JITs बनती हैं। मैंने JIT जिसने नवाज शरीफ साहब का अभी जो लजीजिया रेफरेंस था इसमें, जिसमें वो उन्होंने पेश किया, उनसे जज ने के सामने हमारे वकील ने एक सवाल किया कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, उनको उसका इल्म नहीं था, और वो पूरा केस अकाउंट्स बनाया गया था जो उस कंपनी के अकाउंट्स थे, उनको नॉन कैश एक्सपेंस का इल्म नहीं था। ये तो हालत है JITs की। आप दोनों केसेस जो नवाज शरीफ साहब की आपने कन्विक्शंस की हैं, किसी लीगल ग्राउंड्स पर उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन कन्विक्शन हो गई, इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगी। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे तरह लीगल ओपिनियन भी ले लें। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, मियाँ साहब के जो केसेस, क्या कोई लीगली उनमें जान है या फ़ारग केस है? बिल्कुल। कौन से केसेस? नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं, पनामा वाला, अल अजीज़िया वाला, जिसके ऊपर उनकी नाहली हुई, जिसके ऊपर नैब अदालत ने कहा करप्शन के ऊपर अल अजीज़िया में उनको सजा दी जा रही है। नहीं, उनमें जान तो काफ़ी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो मनी ट्रेल मियाँ साहब पे वाजिब थी पेश करनी, और जो पूरा उन असासों का के बनाए जाने में जो मराहिल थे और जो जायज़ वसाइल उसमें इस्तेमाल हुए थे, वो तो मियाँ साहब के पर ही था साबित करना, और वो सारा टैक्स पेड इनकम होनी चाहिए थी, जिसमें वो टैक्स जस्टिफिकेशन सारी हो। तो वो क्योंकि बज़ाहिर मैं कोई हतमी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अभी पेंडिंग है और उनकी अपीलें पेंडिंग है, और आज तो उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, फराख दिलाना रिलीफ मिली है, जिसपे अच्छी बात है। जेल से कोई रिहा हो तो उससे मैं तो खुश ही होता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी काटी है जेलें। और लेकिन ये जो बारे सबूत था, ये बुनियादी तौर पे क्योंकि उन पे था, मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि फैसला तो अदालत ने, अपीलेट कोर्ट ने करना है, पर बज़ाहिर मियाँ साहब कोई मनी ट्रेल वाज़े तौर पे पेश नहीं कर सके। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो थे, आज उनका नाम भी ECL से निकालने का हुक्मनामा जारी हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट है, जो चौधरी निसार और शहबाज साहब एक माजी में भी रोल अदा किया करते थे, उसी किस्म का एक सियासी रोल उन्होंने अभी भी अदा किया अपने बड़े भाई के लिए, और एक रास्ता बन गया। मैं ये नहीं समझता।
कि कोई इसमें शहबाज शरीफ ने रास्ता बनाया है, ये अदालत का फैसला है। और सरदार आसिफ सईद खोसा साहब कोई किसी मतलब है इस किस्म की साजिश वाजिश में और या कोई इस किस्म के मंसूबे में शरीक होने वाले नहीं है। वो सीधे स्टेट आदमी है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो उसका केस हो, मुमताज़ कादरी का वो स्टेट जाएंगे, आसिया का वो स्टेट, वो दाएं बाएं नहीं देखेंगे, वो अदालत के बाहर भी नहीं निकलेंगे। वो बैठ के अपनी कुर्सी पे और जो उनको समझ आती है, नजर आती है, उनके ज़मीर के मुताबिक जो इंसाफ है वो करेंगे। उससे इख्तलाफ हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ जो नवाज शरीफ साहब को आज रिलीफ दी गई है, ये इसका प्रेसिडेंट कोई नहीं है। गालबन अगर होता तो खोसा साहब से ज़्यादा किसी को और को इल्म ना होता, और उनके बाद अगर किसी को इल्म होता तो वो ख्वाजा हारिस साहब जो बड़े चोटी के फौजदारी के वकील हैं, वो उन्होंने नज़ीर वो पेश की होती कि किसी कॉन्विक्ट को की सज़ा सस्पेंड इस बारे में की इस वजह से की जाए कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कॉन्विक्ट को अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये तो हो सकता है कि वो हिरासत। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ये फराख दिली का मुजाहरा क्यों किया सर, अगर लॉ में गुंजाइश नहीं थी तो? नहीं, इसकी लॉ में गुंजाइश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी नज़ीर मेरी निगाह में कोई नहीं। क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने जर्नलिस्टों से मुलाकात करते हुए कल भी इसको रूल आउट किया था। उन्होंने कहा था कि नया कानून नहीं बना सकते कि अदालत से निकाल के तो भेज दें, कहीं जेल से निकाल के कहीं और भेज दें, जो बाकियों के ऊपर लगता है कानून वही। कल इमरान खान का बयान है 6-7 महीने से कुछ 600 दफ़ा तो वो दे ही चुके हैं। तो मुझे तो लगा आज उनका बहुत सियासी नुकसान हो गया इमरान खान का। नहीं, सियासी नुकसान पता नहीं, शायद हुआ हो, वो मैं तो इसमें नहीं पढ़ता हूँ, पर ये यकीनन तवक्को से ज्यादा है। आप एक चीज ये देखें ना, जिस मुल्ज़िम के, मैं मुजरिम की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्विक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस मुल्ज़िम के 2 बेटे मफरूर हों और वो उनके साथ मिलते हों, उनके पास घर जाके रहते हो मफरूर के, बस अलग सबके सामने नजर आता है कि वो एवन फील्ड अपार्टमेंट में जाके रहते हैं, बेटे रिसीव करते हैं, वो लेके जाते हैं वापस, उसकी जमानत नहीं होती अगर वो मुल्जिम भी हो। तो ये बड़ी रियायत है। बड़ा खुश होना चाहिए पीएम नवाज को भी, मियां साहब के खानदान को भी। बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने। आपने कहा जिस मुल्जिम के 2 बेटे मफरूर हों और वो उन मफरूर बेटों के साथ जाके रहता हो, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने। मलिक साहब, कानून का मामला है, जो जिस बाप के बेटे मफरूर हों वो बाप ये कहता पाया जाता है अगर वो मुल्जिम हो कि मुझे कुछ पता नहीं वो किधर है, वो जनाब के बेले में पनाह ले लिया, इलाका गैर में चले गए हैं, कराची में गायब हो गए, मेरे कोई इल्म में नहीं है। पर बहरहाल ये खुशी होनी चाहिए कि मियाँ साहब को कोई रियायत मिली है और अदालत ने दी है। इससे एतजाज साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। शाहिद खान भाई साहब, आपसे इस पर कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मफरूर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे लगा कि आपको ये उनकी सीनियर आदमी है, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और ये बताना भूल गए कि वो उन्हीं मफरूर बेटों को अपनी वालदा के पास जो बिस्तर मर्ग पर थी छोड़ कर जेल आए थे। तो नवाज शरीफ साहब का यहाँ से भागने का कोई खदशा या ख़तरा नहीं है। और ये सब लोग, दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनकी हकीकत क्या है। एजाज साहब खुद वकील है, ये बता दें कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स पर इस तरह ट्रायल हुआ जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हुआ 2 साल, किसी शख्स को बता दें पाकिस्तान की तारीख में। वो तो कहते हैं बारे सबूत फैमिली के ऊपर था जो नहीं दिया। नहीं, बारे सबूत की बात नहीं होती। आप डेली हेयरिंग्स, 2 हेयरिंग एक दिन में किसी शख्स की हुई हैं, क्यों एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हुआ? अगर आप कहते हैं वो भी मुजरिम है, बाकी मुजरिम है, तो फिर बताएं कि डे टू डे हेयरिंग्स पाकिस्तान में किसकी हुई हैं, किसकी 160 पेशियां अदालतों में हुई हैं, नैब ने किसकी 160 पेशियां की हैं। पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है तहरीक इंसाफ का और PMLN का? देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर मुल्क का होता है। अगर जिस तरह हम जा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती।
क्योंकि जितना सियासतदानों को बदनाम कर दिया गया है इस मुल्क में, उनको अवाम के सामने एक ऐसे शक्ल में पेश किया गया कि ये सब चोर हैं, कोई काम नहीं करते, ये मुल्क की तबाही का बायस हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जिस मुल्क में सियासी निज़ाम तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। आप लीबिया को देख लें, आप इराक़ को देख लें, आप सीरिया को देख लें, जिस मुल्क में सियासी निज़ाम कमज़ोर हुआ वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। मुल्क चलाएंगे सियासतदान ही चलाएंगे, अच्छे हैं बुरे हैं ये फ़ैसला अवाम के पास है। इलेक्शन में फ़ैसला होता है, अच्छा फ़ैसला करेंगे अवाम को उसके समरात मिलेंगे, नहीं करेंगे भुगतेंगे, 5 साल बाद बेहतर फ़ैसला कर लेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तहरीक इंसाफ को 5 साल देंगे आप? 5-10 साल कर लें, अगर मुल्क के मुफाद में 10 साल करें, लेकिन जो कारकर्दगी पिछले 7 महीनों की है वो देखकर मुझे तो ये साल भी पूरा करता नज़र नहीं आते। आप उनकी बारी कहते हैं, साल पूरा करते नज़र नहीं आते, उनको आप साल पूरा करते पसंद नहीं थे आते, क्योंकि उनके ख्याल में आप तबाह कर रहे थे, आपके ख्याल में वो तबाह कर रहे थे। वो तो देखिए अवाम का फैसला है, आप मुझे बता दें। अवाम ने तो उनको वोट दिया हुआ है ना, अवाम ने वोट दिया है, जैसे भी आ गए ना, वो बात ख़त्म हो गई। अब आपने काम करना है। आपने 7 महीने में मुल्की मईशत को तबाह कर दिया, कोई रास्ता नहीं दिया, हुकूमत चल नहीं रही। तो आपके ख्याल में अब फिर एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर एंड रिजल्ट ये होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, सियासतदान पीछे रह जाएंगे, आप निकालेंगे, पीछे रह जाएगी, आप निकालेंगे लोग तंग। हमें अल्लाह करे कि हमारे कहने पर आ जाएं। मुझे डर उस बात से है कि जब लोग माशी तौर पर बदहाल होकर सड़कों पर आ जाएं, वो मुल्क की तबाही का रास्ता होता है। ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक करम करेगा जी, बेहतरी का रास्ता निकालेगा। दुआएं मांगते हैं, आप भी मांगे, हम भी मांगते हैं। दुआएं भी फजल रहमान साहब भी कहते हैं, वो भी सब मिलकर दुआएं मांगे, लेकिन दवा भी जरूरी है। रहमान साहब की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वैसे दुनिया में अब खत्म हो रही है। मैंने उनका एक शॉट रखा हुआ है, मैंने सोचा था कि वो न्यूजीलैंड, शॉट तो काफ़ी रखे हुए नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर और कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ उसका बयान चलाना है और एक तरफ मौलाना फजल रहमान का। उनको मैं अनाउंस करके बता रहा हूँ, जो जलसे में उन्होंने बातें की है ना, एक तरफ उन 2 वेस्टर्न लीडर्स का बयान है, एक तरफ इनका बयान है। तो मुझे लगता है कि शायद मौलाना साहब को 4 दिन जसिंडा वो आर्डन जो है ना न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, वहाँ भेजते हैं, शायद इनके अंदर भी कोई इंसानियत जाग जाए। शायद का खान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।